कोशिश करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की वो जो भावना थी वो कैसे और क्यों पनपी। जी बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और एक YouTube ट्रांसक्रिप्ट भी है। इनके आधार पर हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग चीजें जैसे सरकारी नीतियां, समाज सुधार, प्रेस, इन सब ने मिलकर एक तरह से राष्ट्रीय चेतना जगाई। हाँ, मतलब कैसे लोग जो पहले शायद खुद को अलग अलग महसूस करते थे वो एक साझा पहचान की तरफ बढ़े। सही। और इसमें हम देखेंगे कि कुछ बाहरी दबाव थे जैसे ब्रिटिश नीतियां, और कुछ अंदरूनी जागरण भी था। तो शुरुआत बाहरी दबाव से ही करते हैं। लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था 1876 से 80, वो काफी अहम माना जाता है ना। हाँ बिल्कुल। लिटन की नीतियां मतलब वो सीधी चोट करती थीं, जैसे 1877 का दिल्ली दरबार। सोचिए, एक तरफ देश में लोग टैक्स से परेशान हैं, कहीं कहीं अकाल जैसी स्थिति है, और दूसरी तरफ महारानी विक्टोरिया को भारत साम्राज्ञी बनाने के लिए क्या कहते हैं लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। ओह, मतलब भारतीयों के पैसे से ही इतना बड़ा जलसा, उनकी परवाह किए बिना। जी। और फिर आया 1878 का वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। हाँ, ये तो सुना है, मतलब देसी भाषाओं के अखबारों पर पाबंदी। बिल्कुल। अगर कोई अखबार सरकार के खिलाफ लिखता तो उसकी खैर नहीं थी, पर अंग्रेजी अखबार, उन पर कोई खास सख्ती नहीं, साफ भेदभाव था ये। और भी कुछ था शायद, हथियार रखने पर भी। हाँ, उसी साल इंडियन आर्म्स एक्ट आया। भारतीयों को हथियार रखना है तो लाइसेंस लो, जो मिलता नहीं था आसानी से। अंग्रेजों को कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। अच्छा। फिर वो सिविल सर्विस वाली परीक्षा, उसमें उम्र 21 से घटाकर 19 कर दी, ताकि भारतीय दे ही ना पाए आसानी से। हाँ, एक तरह से वही मकसद था। और ऊपर से ब्रिटेन से जो कपड़ा आता था उस पर ड्यूटी हटा दी। मतलब ब्रिटिश माल सस्ता, भारतीय उद्योग को सीधा नुकसान। तो ये सब मिलकर तो काफी गुस्सा पैदा कर रहा होगा। जाहिर है। और फिर 1883 में वो इल्बर्ट बिल का विवाद हुआ। हाँ, उसमें क्या था? सुना तो है कि कुछ जड़ों को लेकर था। दरअसल बिल का इरादा नेक था। लॉर्ड रिपन लाए थे, चाहते थे कि भारतीय जज भी अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकें। तो अच्छी बात थी, लेकिन भारत में जो अंग्रेज रहते थे उन्होंने इतना हंगामा किया, इतना विरोध किया कि सरकार को पीछे हटना पड़ा, बिल को बदलना पड़ा। ओह, इसका मतलब पढ़े लिखे भारतीयों को यह समझ आ गया होगा कि बराबरी मिलना मुश्किल है। बिल्कुल। उन्हें लगा कि न्याय और सम्मान ये सब आसानी से नहीं मिलने वाला। तो ये तो हो गया बाहरी दबाव, लेकिन अंदर से भी तो कुछ बदल रहा था ना, समाज सुधार वगैरह। हाँ, निश्चित रूप से। उसी दौर में समाज सुधार आंदोलन भी जोर पकड़ रहे थे। देखिए, समाज में अपनी भी कमियां थीं। जाति भेद, सती प्रथा, पर्दा, ये सब चीजें लोगों को बांटती थीं। सही। तो पश्चिमी शिक्षा और तर्क से प्रभावित होकर कई सुधारकों ने इन पर सवाल उठाए। जैसे राजा राम मोहन रॉय, उनका नाम तो सबसे पहले आता है। बंद हुई ना 1829 में। जी हाँ, इसीलिए उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहते हैं। कुछ लोग तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तक कहते हैं। और महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले, उनका काम भी इसी तरह का था। एकदम। फुले ने दलितों और खासकर महिलाओं की शिक्षा पर बहुत जोर दिया। स्कूल खोले, विधवाओं के लिए आश्रम बनाए। उनका सत्य शोधक समाज कमजोर तबकों को हक दिलाने के लिए था। मतलब समाज को अंदर से मजबूत करने की कोशिश। हाँ, ताकि वो एकजुट होकर बाहरी चुनौतियों का सामना कर सके। अच्छा, तो ये विचार, ये गुस्सा, ये सुधार की बातें आम लोगों तक कैसे पहुंच रही थी? इसमें अखबारों का क्या रोल था? अखबारों का रोल तो बहुत ही बड़ा था। अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू और भी कई भारतीय भाषाओं के अखबार थे। ये देशभक्ति, आजादी, बराबरी, इन सब विचारों को फैला रहे थे। अच्छा। सरकार की जो नीतियां थीं, उनका असली चेहरा लोगों को दिखा रहे थे। और एक और खास बात हुई। क्या? कि देश के अलग-अलग हिस्से जुड़ने लगे। मतलब तमिलनाडु में बैठे इंसान को पता चल रहा था कि पंजाब में क्या हो रहा है। विचारों का आदान प्रदान आसान हुआ। तो एक तरह से पूरे देश की एक सोच बनने लगी। जी। और इसने राजनीतिक आंदोलनों को भी एक मंच दिया। तो अब देखिए, गुस्सा भी है, समाज में सुधार की कोशिश भी हो रही है, विचारों का फैलाव भी हो रहा है। तो क्या अब एक राष्ट्रीय संगठन की जरूरत महसूस हुई? यहीं पर कांग्रेस की बात आती है। बिल्कुल सही। इन सब बिखरी हुई शक्तियों को एक साथ लाने के लिए एक मंच चाहिए था। और वही जरूरत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के गठन के रूप में पूरी हुई। सुना है इसकी पहले एक अंग्रेज अधिकारी ने ही की थी, एओ ह्यूम। हाँ, वो रिटायर्ड अधिकारी थे। कुछ लोग मानते हैं कि उनका मकसद एक सेफ्टी वाल्व बनाना था। सेफ्टी वाल्व? हाँ, मतलब कि लोगों का गुस्सा बातचीत से निकल जाए,
कोई बड़ा विद्रोह न हो, जैसे 1857 में हुआ था। वॉइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने भी शुरू में समर्थन दिया। शायद सोचा होगा कि इससे राष्ट्रवादी गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा। अच्छा, पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, है ना? WC बैनर्जी अध्यक्ष थे। जी। पुणे में प्लेग फैल गया था तो बॉम्बे में हुआ। 72 प्रतिनिधि आए थे। शुरू में उनके लक्ष्य बहुत क्रांतिकारी नहीं थे। क्या थे फिर? मुख्य रूप से यही कि देश भर के जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं उनमें मेलजोल बढ़े, लोगों में राजनीतिक समझ बढ़े, जो आम मांगे हैं उन्हें सरकार तक ठीक से पहुंचाया जाए और एक जनमत तैयार किया जाए। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें तो कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय अचानक नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ब्रिटिश नीतियों के दबाव और समाज सुधार, प्रेस वगैरह से आए अंदरूनी जागरण का मिला-जुला नतीजा था। जी, और इन सब ने मिलकर धीरे धीरे भारतीयों में वो एकता और साझा पहचान की भावना पैदा की, जिस पर आगे चलकर आजादी का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। हाँ। अच्छा, एक सोचने वाली बात यह भी है कि शुरुआत में राष्ट्रवाद के तरीके कितने अलग थे। सुधार, याचिकाएं देना, अखबारों का इस्तेमाल। बिल्कुल। और बाद में खासकर गांधी जी के आने के बाद तरीके कैसे बदले, जन आंदोलन, सविनय अवज्ञा, ये बदलाव क्यों और कैसे आया, इस पर भी कभी बात हो सकती है। जरूर, ये अपने आप में एक दिलचस्प विषय है। नमस्कार। आज हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की वो जो भावना थी वो कैसे और क्यों पनपी। जी बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और एक YouTube ट्रांसक्रिप्ट भी है। इनके आधार पर हम देखेंगे कि कैसे अलग-अलग चीजें जैसे सरकारी नीतियां, समाज सुधार, प्रेस, इन सब ने मिलकर एक तरह से राष्ट्रीय चेतना जगाई। हाँ, मतलब कैसे लोग जो पहले शायद खुद को अलग-अलग महसूस करते थे वो एक साझा पहचान की तरफ बढ़े। सही। और इसमें हम देखेंगे कि कुछ बाहरी दबाव थे जैसे ब्रिटिश नीतियां, और कुछ अंदरूनी जागरण भी था। तो शुरुआत बाहरी दबाव से ही करते हैं। लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था 1876 से 80, वो काफी अहम माना जाता है ना? हाँ बिल्कुल। लिटन की नीतियां मतलब वो सीधी चोट करती थीं, जैसे 1877 का दिल्ली दरबार। सोचिए, एक तरफ देश में लोग टैक्स से परेशान हैं, कहीं कहीं अकाल जैसी स्थिति है, और दूसरी तरफ महारानी विक्टोरिया को भारत साम्राज्ञी बनाने के लिए क्या कहते हैं लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। ओह, मतलब भारतीयों के पैसे से ही इतना बड़ा जलसा, उनकी परवाह किए बिना। जी। और फिर आया 1878 का वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। हाँ, ये तो सुना है। मतलब देसी भाषाओं के अखबारों पर पाबंदी। बिल्कुल। अगर कोई अखबार सरकार के खिलाफ लिखता तो उसकी खैर नहीं थी, पर अंग्रेजी अखबार, उन पर कोई खास सख्ती नहीं, साफ भेदभाव था ये। और भी कुछ था शायद, हथियार रखने पर भी। हाँ, उसी साल इंडियन आर्म्स एक्ट आया। भारतीयों को हथियार रखना है तो लाइसेंस लो, जो मिलता नहीं था आसानी से। अंग्रेजों को कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। अच्छा। फिर वो सिविल सर्विस वाली परीक्षा, उसमें उम्र 21 से घटाकर 19 कर दी, ताकि भारतीय दे ही ना पाए आसानी से। हाँ, एक तरह से वही मकसद था। और ऊपर से ब्रिटेन से जो कपड़ा आता था उस पर ड्यूटी हटा दी। मतलब ब्रिटिश माल सस्ता, भारतीय उद्योग को सीधा नुकसान। तो ये सब मिलकर तो काफी गुस्सा पैदा कर रहा होगा। जाहिर है। और फिर 1883 में वो इल्बर्ट बिल का विवाद हुआ। हाँ, उसमें क्या था? सुना तो है कि कुछ जड़ों को लेकर था। दरअसल बिल का इरादा नेक था। लॉर्ड रिपन लाए थे, चाहते थे कि भारतीय जज भी अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकें। तो अच्छी बात थी। लेकिन भारत में जो अंग्रेज रहते थे उन्होंने इतना हंगामा किया, इतना विरोध किया कि सरकार को पीछे हटना पड़ा, बिल को बदलना पड़ा। ओह, इसका मतलब पढ़े लिखे भारतीयों को यह समझ आ गया होगा कि बराबरी मिलना मुश्किल है। बिल्कुल। उन्हें लगा कि न्याय और सम्मान ये सब आसानी से नहीं मिलने वाला। तो ये तो हो गया बाहरी दबाव, लेकिन अंदर से भी तो कुछ बदल रहा था ना, समाज सुधार वगैरह। हाँ, निश्चित रूप से। उसी दौर में समाज सुधार आंदोलन भी जोर पकड़ रहे थे। देखिए, समाज में अपनी भी कमियां थीं। जाति भेद, सती प्रथा, पर्दा, ये सब चीजें लोगों को बांटती थीं। सही। तो पश्चिमी शिक्षा और तर्क से प्रभावित होकर कई सुधारकों ने इन पर सवाल उठाए। जैसे राजा राम मोहन रॉय, उनका नाम तो सबसे पहले आता है। बंद हुई ना 1829 में। जी हाँ, इसीलिए उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहते हैं। कुछ लोग तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तक कहते हैं। और महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले, उनका काम भी इसी तरह का था। एकदम। फुले ने दलितों और खासकर महिलाओं की शिक्षा पर बहुत जोर दिया। स्कूल खोले, विधवाओं के लिए आश्रम बनाए। उनका सत्य शोधक समाज कमजोर तबकों को हक दिलाने के लिए था। मतलब समाज को अंदर से मजबूत करने की कोशिश। हाँ,
ताकि वो एकजुट होकर बाहरी चुनौतियों का सामना कर सके। अच्छा, तो ये विचार, ये गुस्सा, ये सुधार की बातें आम लोगों तक कैसे पहुंच रही थी? इसमें अखबारों का क्या रोल था? अखबारों का रोल तो बहुत ही बड़ा था। अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू और भी कई भारतीय भाषाओं के अखबार थे। ये देशभक्ति, आजादी, बराबरी, इन सब विचारों को फैला रहे थे। अच्छा। सरकार की जो नीतियां थीं, उनका असली चेहरा लोगों को दिखा रहे थे। और एक और खास बात हुई क्या? कि देश के अलग-अलग हिस्से जुड़ने लगे। मतलब तमिलनाडु में बैठे इंसान को पता चल रहा था कि पंजाब में क्या हो रहा है। विचारों का आदान प्रदान आसान हुआ। तो एक तरह से पूरे देश की एक सोच बनने लगी। जी। और इसने राजनीतिक आंदोलनों को भी एक मंच दिया। तो अब देखिए, गुस्सा भी है, समाज में सुधार की कोशिश भी हो रही है, विचारों का फैलाव भी हो रहा है। तो क्या अब एक राष्ट्रीय संगठन की जरूरत महसूस हुई? यहीं पर कांग्रेस की बात आती है। बिल्कुल सही। इन सब बिखरी हुई शक्तियों को एक साथ लाने के लिए एक मंच चाहिए था। और वही जरूरत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के गठन के रूप में पूरी हुई। सुना है इसकी पहल एक अंग्रेज अधिकारी ने ही की थी, एओ ह्यूम। हाँ, वो रिटायर्ड अधिकारी थे। कुछ लोग मानते हैं कि उनका मकसद एक सेफ्टी वाल्व बनाना था। सेफ्टी वाल्व? हाँ। मतलब कि लोगों का गुस्सा बातचीत से निकल जाए, कोई बड़ा विद्रोह न हो, जैसे 1857 में हुआ था। वॉइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने भी शुरू में समर्थन दिया। शायद सोचा होगा कि इससे राष्ट्रवादी गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा। अच्छा, पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, है ना? WC बैनर्जी अध्यक्ष थे जी। पुणे में प्लेग फैल गया था तो बॉम्बे में हुआ। 72 प्रतिनिधि आए थे। शुरू में उनके लक्ष्य बहुत क्रांतिकारी नहीं थे। क्या थे फिर? मुख्य रूप से यही कि देश भर के जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं, उनमें मेलजोल बढ़े, लोगों में राजनीतिक समझ बढ़े, जो आम मांगे हैं उन्हें सरकार तक ठीक से पहुंचाया जाए और एक जनमत तैयार किया जाए। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें तो कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय अचानक नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ब्रिटिश नीतियों के दबाव और समाज सुधार, प्रेस वगैरह से आए अंदरूनी जागरण का मिला-जुला नतीजा था। जी। और इन सब ने मिलकर धीरे धीरे भारतीयों में वो एकता और साझा पहचान की भावना पैदा की, जिस पर आगे चलकर आजादी का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। हाँ। अच्छा, एक सोचने वाली बात यह भी है कि शुरुआत में राष्ट्रवाद के तरीके कितने अलग थे। सुधार, याचिकाएं देना, अखबारों का इस्तेमाल। बिल्कुल। और बाद में, खासकर गांधी जी के आने के बाद, तरीके कैसे बदले, जन आंदोलन, सविनय अवज्ञा, ये बदलाव क्यों और कैसे आया, इस पर भी कभी बात हो सकती है। जरूर। ये अपने आप में एक दिलचस्प विषय है। नमस्कार। आज हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की वो जो भावना थी वो कैसे और क्यों पनपी। जी बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और एक YouTube ट्रांसक्रिप्ट भी है। इनके आधार पर हम देखेंगे कि कैसे अलग-अलग चीजें, जैसे सरकारी नीतियां, समाज सुधार, प्रेस, इन सब ने मिलकर एक तरह से राष्ट्रीय चेतना जगाई। हाँ, मतलब कैसे लोग जो पहले शायद खुद को अलग-अलग महसूस करते थे, वो एक साझा पहचान की तरफ बढ़े। सही। और इसमें हम देखेंगे कि कुछ बाहरी दबाव थे, जैसे ब्रिटिश नीतियां, और कुछ अंदरूनी जागरण भी था। तो शुरुआत बाहरी दबाव से ही करते हैं। लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था 1876 से 80, वो काफी अहम माना जाता है ना? हाँ बिल्कुल। लिटन की नीतियां मतलब वो सीधी चोट करती थीं, जैसे 1877 का दिल्ली दरबार। सोचिए, एक तरफ देश में लोग टैक्स से परेशान हैं, कहीं कहीं अकाल जैसी स्थिति है, और दूसरी तरफ महारानी विक्टोरिया को भारत साम्राज्ञी बनाने के लिए क्या कहते हैं लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। ओह, मतलब भारतीयों के पैसे से ही इतना बड़ा जलसा, उनकी परवाह किए बिना। जी। और फिर आया 1878 का वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। हाँ, ये तो सुना है। मतलब देसी भाषाओं के अखबारों पर पाबंदी। बिल्कुल। अगर कोई अखबार सरकार के खिलाफ लिखता तो उसकी खैर नहीं थी, पर अंग्रेजी अखबार, उन पर कोई खास सख्ती नहीं, साफ भेदभाव था ये। और भी कुछ था शायद, हथियार रखने पर भी। हाँ, उसी साल इंडियन आर्म्स एक्ट आया। भारतीयों को हथियार रखना है तो लाइसेंस लो, जो मिलता नहीं था आसानी से। अंग्रेजों को कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। अच्छा। फिर वो सिविल सर्विस वाली परीक्षा, उसमें उम्र 21 से घटाकर 19 कर दी, ताकि भारतीय दे ही ना पाए आसानी से। हाँ, एक तरह से वही मकसद था। और ऊपर से ब्रिटेन से जो कपड़ा आता था उस पर ड्यूटी हटा दी। मतलब ब्रिटिश माल सस्ता, भारतीय उद्योग को सीधा नुकसान। तो ये सब मिलकर तो काफी गुस्सा पैदा कर रहा होगा। जाहिर है। और फिर 1883 में वो इल्बर्ट बिल का विवाद हुआ। हाँ, उसमें क्या था?
सुना तो है कि कुछ जड़ों को लेकर था। दरअसल बिल का इरादा नेक था। लॉर्ड रिपन लाए थे। चाहते थे कि भारतीय जज भी अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकें। तो अच्छी बात थी। लेकिन भारत में जो अंग्रेज रहते थे उन्होंने इतना हंगामा किया, इतना विरोध किया कि सरकार को पीछे हटना पड़ा, बिल को बदलना पड़ा। ओह, इसका मतलब पढ़े लिखे भारतीयों को ये समझ आ गया होगा कि बराबरी मिलना मुश्किल है। बिल्कुल। उन्हें लगा कि न्याय और सम्मान ये सब आसानी से नहीं मिलने वाला। तो ये तो हो गया बाहरी दबाव, लेकिन अंदर से भी तो कुछ बदल रहा था ना, समाज सुधार वगैरह। हाँ, निश्चित रूप से उसी दौर में समाज सुधार आंदोलन भी जोर पकड़ रहे थे। देखिए, समाज में अपनी भी कमियां थीं। जाति भेद, सती प्रथा, पर्दा, ये सब चीजें लोगों को बांटती थीं। सही। तो पश्चिमी शिक्षा और तर्क से प्रभावित होकर कई सुधारकों ने इन पर सवाल उठाए। जैसे राजा राम मोहन रॉय, उनका नाम तो सबसे पहले आता है। बंद हुई ना 1829 में। जी हाँ, इसीलिए उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहते हैं। कुछ लोग तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तक कहते हैं। और महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले, उनका काम भी इसी तरह का था। एकदम। फुले ने दलितों और खासकर महिलाओं की शिक्षा पर बहुत जोर दिया। स्कूल खोले, विधवाओं के लिए आश्रम बनाए। उनका सत्य शोधक समाज कमजोर तबकों को हक दिलाने के लिए था। मतलब समाज को अंदर से मजबूत करने की कोशिश। हाँ, ताकि वो एकजुट होकर बाहरी चुनौतियों का सामना कर सके। अच्छा, तो ये विचार, ये गुस्सा, ये सुधार की बातें आम लोगों तक कैसे पहुंच रही थी? इसमें अखबारों का क्या रोल था? अखबारों का रोल तो बहुत ही बड़ा था। अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू और भी कई भारतीय भाषाओं के अखबार थे। ये देशभक्ति, आजादी, बराबरी, इन सब विचारों को फैला रहे थे। अच्छा। सरकार की जो नीतियां थीं, उनका असली चेहरा लोगों को दिखा रहे थे। और एक और खास बात हुई। क्या? कि देश के अलग-अलग हिस्से जुड़ने लगे। मतलब तमिलनाडु में बैठे इंसान को पता चल रहा था कि पंजाब में क्या हो रहा है। विचारों का आदान प्रदान आसान हुआ। तो एक तरह से पूरे देश की एक सोच बनने लगी। जी। और इसने राजनीतिक आंदोलनों को भी एक मंच दिया। तो अब देखिए, गुस्सा भी है, समाज में सुधार की कोशिश भी हो रही है, विचारों का फैलाव भी हो रहा है। तो क्या अब एक राष्ट्रीय संगठन की जरूरत महसूस हुई? यहीं पर कांग्रेस की बात आती है। बिल्कुल सही। इन सब बिखरी हुई शक्तियों को एक साथ लाने के लिए एक मंच चाहिए था। और वही जरूरत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के गठन के रूप में पूरी हुई। सुना है इसकी पहल एक अंग्रेज अधिकारी ने ही की थी, एओ ह्यूम। हाँ, वो रिटायर्ड अधिकारी थे। कुछ लोग मानते हैं कि उनका मकसद एक सेफ्टी वाल्व बनाना था। सेफ्टी वाल्व? हाँ। मतलब कि लोगों का गुस्सा बातचीत से निकल जाए, कोई बड़ा विद्रोह ना हो, जैसे 1857 में हुआ था। वॉइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने भी शुरू में समर्थन दिया। शायद सोचा होगा कि इससे राष्ट्रवादी गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा। अच्छा, पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, है ना? WC बनर्जी अध्यक्ष थे। जी। पुणे में प्लेग फैल गया था तो बॉम्बे में हुआ। 72 प्रतिनिधि आए थे। शुरू में उनके लक्ष्य बहुत क्रांतिकारी नहीं थे। क्या थे फिर? मुख्य रूप से यही कि देश भर के जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं उनमें मेलजोल बढ़े, लोगों में राजनीतिक समझ बढ़े, जो आम मांगे हैं उन्हें सरकार तक ठीक से पहुंचाया जाए और एक जनमत तैयार किया जाए। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें तो कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय अचानक नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ब्रिटिश नीतियों के दबाव और समाज सुधार, प्रेस वगैरह से आए अंदरूनी जागरण का मिला जुला नतीजा था। जी। और इन सब ने मिलकर धीरे धीरे भारतीयों में वो एकता और साझा पहचान की भावना पैदा की, जिस पर आगे चलकर आजादी का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। हाँ। अच्छा, एक सोचने वाली बात यह भी है कि शुरुआत में राष्ट्रवाद के तरीके कितने अलग थे। सुधार, याचिकाएं देना, अखबारों का इस्तेमाल। बिल्कुल। और बाद में खासकर गांधी जी के आने के बाद तरीके कैसे बदले, जन आंदोलन, सविनय अवज्ञा, ये बदलाव क्यों और कैसे आया, इस पर भी कभी बात हो सकती है। जरूर। ये अपने आप में एक दिलचस्प विषय है। नमस्कार। आज हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की वो जो भावना थी वो कैसे और क्यों पनपी। जी बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और एक YouTube ट्रांसक्रिप्ट भी है। इनके आधार पर हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग चीजें जैसे सरकारी नीतियां, समाज सुधार, प्रेस, इन सब ने मिलकर एक तरह से राष्ट्रीय चेतना जगाई। हाँ, मतलब कैसे लोग जो पहले शायद खुद को अलग अलग महसूस करते थे वो एक साझा पहचान की तरफ बढ़े। सही। और इसमें हम देखेंगे कि कुछ बाहरी दबाव थे जैसे ब्रिटिश नीतियां, और कुछ अंदरूनी जागरण भी था।